द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो एक्चुअली 1815 के बाद क्या हुआ वो हमें यहाँ पर भी लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है ओल्ड थिंकिंग, मतलब पुरानी सोच, यानी उसको बोलते हैं रूढ़िवाद। जो ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने ट्रेडिशन को और कस्टम को इम्पोर्टेंस देते हैं, और उनको लगता है पुराना ही जो यूरोप था वही अच्छा है, जो नया आता नयापन आता है तो उनको चेंज वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्चुअली इस टॉपिक में 1815 का इंपॉर्टेंस क्या दिया है। तो 1815 इस ईयर में बैटल ऑफ वाटरलू हो गई थी। इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का एक सबसे बड़ा किंग था, और उसने पूरा देश और पूरा यूरोप को उसने अपने पावर से इन्फ्लुएंस कर दिया था, और उसने बहुत बड़ा उस पर इम्पैक्ट किया था, जिसकी वजह से कंजर्वेटिज्म उनको ये जो थे, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट मरने के बाद पूरे यूरोप में अभी ऐसा कोई खास ऐसा पावरफुल कोई आदमी था नहीं। तो उन्होंने सिर्फ उस टाइम में कंजर्वेटिज्म जो थे, वो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म मतलब जो पुरानी सोच वाले जो लोग थे यानी रूढ़िवादी लोग थे, इन्होंने पुरानी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। और जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो इम्प्रूवमेंट किए थे या फिर नए नए उसने रूल्स बनाए थे वो उनको पसंद नहीं थे। मतलब पसंद नहीं थे ऐसा हम डायरेक्ट भी नहीं कह सकते हैं। उसमें उनको लगता था इतना चेंज जो उन्होंने किया था वो कहीं ना कहीं उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सबसे पहली बात यहाँ पर हमने अभी स्टार्ट करते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिज्म बिलीव दैट एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी। तो कंजर्वेटिज्म जो थे वो खास करके ट्रेडिशन को और कस्टम को ज्यादा मानने वाले थे, और ऐसा ही हम यहाँ पर कह सकते हैं लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि खास करके जो कंजर्वेटिज्म जो थे और जो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म जो थे उस टाइम में वो खास करके इंपॉर्टेंट देते थे, मोनार्की को इंपॉर्टेंट देते थे, चर्चेस को इंपॉर्टेंट देते थे, और उसके साथ साथ नोबिलिटी को इंपॉर्टेंट देते थे, उसके साथ साथ हायरार्की, सोशल हायरार्की को इंपॉर्टेंट देते थे। जो समाज में जो ऊंच नीच के लोग रहते थे वो उनकी जो यानी जो रिच है या पुअर है उनको ज्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया। एंड द फैमिली, इनको इंपॉर्टेंट दिया, इनको प्रिजर्व कर दिया खास करके इन्होंने। तो एक्चुअली यहाँ पर कहना है डायरेक्टली कि जो कंजर्वेटिज्म जो थे उनको नेपोलियन बोनापार्ट के जो खास करके जो इंप्रूवमेंट किए थे वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो ये भी बात एक्सेप्ट करते थे। मतलब पुरानी चीजों को वो अभी मानते नहीं थे इतने, लेकिन वो जो खास करके जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट किया था, जो उसने कुछ इंप्रूवमेंट किए थे वो भी उनको थोड़ा थोड़े पसंद आते थे। तो इतना पूरा उनको रिजेक्ट भी नहीं किया, और ऐसा यहाँ पर हम कह सकते हैं डायरेक्टली। और उसके बाद अ मॉडर्न आर्मी एंड इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और डायनामिक इकोनॉमी, द एबोलिशन ऑफ द feudalism एंड सर्वडम could strengthen the autocratic monarchy of Europe। और ये जो खास करके कंजर्वेटिज्म जो लोग थे, पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म जो टाइप के जो लोग थे उनको ये भी लगता था कि जो मॉडर्न आर्मी है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा है, और जो खास करके जो नौकर वर्ग है यानी जिसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी वगैरह, ये भी अगर देखा जाए तो ऑटोक्रेसी को एकदम मजबूत करने वाली चीजें थी, यानी मोनार्की को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए देश को काम में आ सकते। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली यही समझना है कि जो ओल्ड थिंकिंग वाले कंजर्वेटिज्म जो थे वो उनको उन्होंने नए विचारों को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। ओल्ड थिंकिंग यानी ओल्ड पुराना जो यूरोप था वो वापस लाना चाहते थे, पुरानी दुनिया उनको वापस लानी थी। उनके पुरानी जो रूल्स और रेगुलेशन थे, यानी उस टाइम में जो चर्चेस को इम्पोर्टेंस था, उस टाइम में फेडरल सिस्टम को इम्पोर्टेंस था, क्लर्जी इनको इम्पोर्टेंट था, वही चीजें वापस लाना चाहते थे। ऐसा यहाँ पर उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर हमने खास करके एक ही पॉइंट को फोकस किया है, कंजर्वेटिज्म, इसका मीनिंग आपको मैंने समझा। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम यहाँ पर दिया है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इसमें हमने अभी एक टॉपिक लिया था कि कंजर्वेटिज्म क्या है। तो कंजर्वेटिज्म का मीनिंग आपको मैंने समझाया, तो ओल्ड थिंकिंग यानी पुरानी सोच, रूढ़िवाद, ऐसा आपको मैंने समझाया।
जो खासकर ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंट देते हैं, कस्टम को इम्पोर्टेंट देते हैं, उनको पुराना यूरोप जो था उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअली बैटल ऑफ वाटरलू जो हुआ था 1815 में। तो 1815 में कुछ यूरोपियन पावर इन्होंने कलेक्टिवली साथ में मिलकर एक प्लानिंग की थी, और प्लानिंग करने वाले जो कुछ कंट्री का नाम यहाँ पर दिया है इसमें आता है ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया। इन 4 कंट्रियों ने प्लानिंग की, और उनका प्लानिंग का मेन टारगेट था कि नेपोलियन बोनापार्ट को हराना। एक्चुअली उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया, उसको वहां पर वो खत्म भी हो गया, मतलब मर भी गए। और उसके बाद क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू के बाद पूरे यूरोप में एक उनको ऐसा लगा कि अच्छी एक मीटिंग करनी पड़ेगी, और इस मीटिंग के जरिए जहां पर फ्रांस का जो राज चल रहा था, या फ्रांस का जो जहां पर उनकी बाउंड्री लाइन थी वहां तक ही सीमित रहे, उनका कोई भी भविष्य में एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने वियना नाम की जगह पर उन्होंने खास करके एक मीटिंग रखी, और इस मीटिंग को उन्होंने नाम दिया ट्रीटी ऑफ वियना। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर दिया है, पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन पावर ब्रिटेन, रशिया, एंड ऑस्ट्रिया who had collectively defeated Napoleon met at Vienna to draw up settlement of Europe। तो एक्चुअली सबको ये टेंशन था उस टाइम में कि यूरोप का सेटलमेंट अच्छा होना चाहिए, और जो खास करके फ्रांस ने अपने अधिकार में बहुत सा जो बाउंड्री या फिर जो टेरिटरीज अपने साथ में मिलाई थी नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो सीमित करे, और जिसकी वजह से वहां पर उन्होंने इस टाइम में क्या किया, ट्रीटी ऑफ वियना वहां पर की, जिसका मेन मकसद था सेटलमेंट ऑफ यूरोप। और उसके साथ द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। एक्चुअली इस टाइम में क्या हुआ, इसका पूरा अध्यक्ष पद जो है और ड्यूक मेटरनिच ने अपने अंडर में लिया, और ट्रीटी ऑफ वियना जहां तक होता है कि फ्रांस के जो अधिकार है वो लिमिटेड करना चाहते हैं, उनके बाउंड्री लाइन लिमिटेड करना चाहते हैं, और इसी वजह से फर्स्ट टाइम उस टाइम में ट्रीटी ऑफ वियना वहां पर हो गई। उसका जो प्रेसिडेंट जो उस टाइम में हो गए थे, जिसका नाम है चांसलर ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने इसका अध्यक्ष पद उस टाइम में किया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है इस टॉपिक के बारे में। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है ट्रीटी ऑफ वियना। एक्चुअली सीबीएसई के पेपर में खासकर हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो अभी हम इस टॉपिक पर हम ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आता है ट्रीटी ऑफ वियना 1815। तो ट्रीटी ऑफ वियना यूरोपियन पार्ट में या यूरोपियन कंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था 1815 में, और इस बैटल ऑफ वाटरलू में खास करके यूरोपियन पावर इसमें थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग में लिया था, खास करके इसमें थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया। इन चारों कंट्री ने साथ में मिलाकर एक प्लानिंग की थी, जिसका मतलब था खास करके उनको नेपोलियन बोनापार्ट को हराना था। एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट को हराने के बाद उन्होंने फ्रांस के ऊपर एक ट्रीटी लगाई। एक्चुअली इस टाइम में क्या हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट हारने के बाद एक्चुअली पूरे फ्रांस में इतना कोई पावरफुल ऐसा कोई किंग नहीं था जो उसको रोक सके। एक्चुअली नेपोलियन बोनापार्ट 1850 में हारने के बाद क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वियना हो गई, जो खास करके ड्यूक मेटरनिच उनके हेड थे, और उन्होंने उनके अंडर में एक ट्रीटी ऑफ वियना बनाई। और इस ट्रीटी ऑफ वियना में क्या किया उन्होंने उस पीरियड में, तो खास करके जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बहुत सी ज्यादा टेरिटरीज अपने अंडर में लाई थी वो उन्होंने फिर से वापस ले ली, और जो बहुत सी जो टेरिटरी है, जो जीतने वाली कंट्री जो है उस टाइम में खास करके प्रशिया है, ऑस्ट्रिया है और ब्रिटेन है और प्रशिया है, इन कंट्रियों ने अपने उस टाइम में क्या किया, वापस लेकर अपने कंट्री में ऐड कर दी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, नेपोलियनिक वॉर, द बॉर्बन डायनेस्टी व्हिच हैड डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज टू रेस्टोर टू पावर। तो ट्रीटी ऑफ वियना में सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि उस टाइम में क्या था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद जो बॉर्बन डायनेस्टी थी जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो एक्चुअली इस ट्रीटी के अनुसार फिर से बॉर्बन डायनेस्टी को अधिकार दिए गए, मतलब फिर से उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टी के उसके अधिकार वापस किए गए। और उसके साथ साथ यहाँ पर आता है कि फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी। एक्चुअली क्या हुआ था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने
जो टेरिटरी उस टाइम में जीती थी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत से जो बाउंड्री थी, यानी बहुत से कंट्री को उन्होंने हरा के, बहुत से पार्ट को हरा कर वो टेरिटरी अपने पार्ट को मिलाई थी, वो फिर से लॉस कर दी गई। मतलब इस ट्रीटी के अनुसार जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो टेरिटरी जीती थी उस उनको वो पूरी टेरिटरी फिर से वापस कर दी गई। उसके बाद अ सीरीज ऑफ द स्टेट्स वेयर सेट अप द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस। एक्चुअली ऐसा हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बाउंड्री लाइन बनाई थी वो उन्होंने अबलिश कर दी, मतलब उसको इम्पोर्टेंट उन्होंने दिया नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने ये काम किया कि नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट ने जो बाउंड्री लाइन बनाई थी उसको उन्होंने नकार उसको दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। उसके साथ साथ दस द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड विच इंक्लूड बेल्जियम। तो एक्चुअली क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जो टेरिटरी जीती थी, तो एक्चुअली ये सब कुछ बाउंड्री जो थी, तो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद जो कंट्री जीत गई थी उन कंट्री को दी गई। तो सबसे पहला था द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम। मतलब उस टाइम में ये हुआ कि जो नीदरलैंड का किंगडम था उनको ये बेल्जियम दिया गया। और जिनोवा जो है, जिनोवा वाज एडेड टू द पिडमंट इन द साउथ। तो ये भी जिनोवा जो था पिडमंट में ऐड कर दिया गया। प्रशिया वाज गिवन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी। एक्चुअली जो प्रशिया था, तो प्रशिया को उस टाइम में क्या क्या मिला था, इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर, मतलब जो खासकर जो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो जीती थी, जो जीता हुआ पार्ट जो था वो एक्चुअली प्रशिया को मिला, मतलब प्रशिया को दिया गया। और पोर्शन ऑफ सैक्सोनी भी ये पार्ट उनको दिया गया। उसके साथ साथ रशिया वाज गिवन पोलैंड, तो रशिया को पोलैंड दिया गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया वाज गिवन नॉर्दर्न इटली, तो ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली वाला पार्ट दिया गया। तो एक्चुअली ये सब सभी जो टॉपिक यहाँ पर लिखे हैं, ये सभी पार्ट जो है जितनी वाली कंट्री को दिए गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट हारने के बाद ये जो चार पावरफुल कंट्री थी, इन चार पावरफुल कंट्री को ये पूरे अधिकार दिए गए। और उस टाइम में क्या हुआ था कि जो ओल्ड कंजर्वेटिज्म जो था, खासकर न्यू कंजर्वेटिज्म यहाँ पर दिया है, तो इन न्यू कंजर्वेटिज्म वालों ने क्या किया, खास करके मोनार्की को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, ऑटोक्रेटिक को उन्होंने इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया। उन्होंने उस टाइम में क्या किया, उस टाइम में सेंसरशिप फिर से लागू कर दी, और जो अधिकार खास करके नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू कर दिए, ऐसे वो अधिकार उन्हें छीन लिए गए। और एक्चुअली यानी जो उस टाइम में बुक्स लिखे गए, न्यूज़पेपर लिखे गए, और उस टाइम में सॉन्ग बनाए गए, तो ये इससे उस टाइम में क्या हुआ, खास करके लिबरल जो लोग थे ज़्यादा इंस्पायर हो गए, और उसके साथ साथ वो डिमांड कर रहे थे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। तो एक्चुअली ये बात आपको ध्यान में रखना है इस टॉपिक में जो जिस टाइप से दिया हुआ है।